सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जस्टिस याया आफरीदी नए चीफ जस्टिस के तौर पर नोटिफाई हो गए हैं। गुज़िश्ता रात पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से 3 सीनियर जजेस की लिस्ट में से जस्टिस याया आफरीदी का इंतखाब किया है। सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस आफरीदी की वजह शोहरत एक गैर मुतनाज़ा जज की रही है, लेकिन पहले से मौजूद सियासी और अदालती तनाज़ात नए चीफ जस्टिस का सबसे बड़ा इम्तिहान है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद वो पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्हें पार्लिमानी कमेटी ने नामजद किया है। अगरचे ऑपोजिशन नए चीफ जस्टिस के बारे में अच्छे ख्यालात रखती है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया है, जबकि कुछ वकला रहनुमाओं ने जस्टिस याया आफरीदी से ओहदा कबूल न करने की दरख्वास्त कर दी है। देखना है कि इन हालात में नए चीफ जस्टिस को किन चैलेंजेस का सामना होगा। क्या हुकूमत और अपोजिशन इन चैलेंजेस से निपटने में नए जस्टिस का साथ देंगे? जस्टिस याया आफरीदी की तैनाती के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन था। जस्टिस याया आफरीदी और सीनियरिटी लिस्ट में उनसे ऊपर मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत की। दिलचस्प बात है कि आईनी बेंच को पहला केस भी जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रेफर किया गया। इस दौरान जस्टिस याया आफरीदी की आउटगोइंग चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकात भी हुई। लगता है कि टेम्परेचर कुछ नीचे आ रहा है। गुज़िश्ता रोज पार्लिमानी कमेटी इजलास से कबल मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट जारी हुआ। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इस इख्तलाफी नोट का बेशतर हिस्सा 8 अक्सरियती जजेस के फैसले और जस्टिस मंसूर अली शाह पर कड़ी तनकीद पर मुश्तमिल। क्या पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए इस इख्तलाफी नोट से भी मदद लेगी? दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीवी की जमानत मंजूर कर ली है। क्या रिहाई भी अमल में आएगी? इन तमाम इशूज़ पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे अकील मलिक, एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन लॉ एंड जस्टिस, नईम हैदर पंचोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील रहनुमा हैं। इन दोनों से हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे आज। पंचोता साहब, ये बताइएगा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप लोग कमेटी में बैठते और कमेटी में बैठ के पूरी असेसमेंट अपनी करके और फिर ये फैसला करते, या एटलीस्ट देखते कि वो प्रोसेस हो क्या रहा है, उस प्रोसेस के अंदर चीजें किस तरह चली हैं, और फिर आज आप अपना केस बनाते? बहुत शुक्रिया बादल भाई, ये आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। देखिए, बात ये कमेटी के अंदर बैठने का मामला जो है वो शुरू वहीं से हुआ जब हमने पहले दिन से ये कहा कि बिल्कुल ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक हैं या सिर्फ एक जमात या इस मुल्क की आवाम को अपने मुताबिक चलाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि पीछे से बैठ के कोई कंट्रोल करेगा और जो आगे चेहरे बैठाए जाएंगे वो अपनी मर्जी से जो है वो जजेस का इंतखाब करेंगे। और वो प्रोसेस आपने कल देखा कि 50-50 हरकों से हारने वाले लोग जो हैं वो जज के तैनाती के ऊपर, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर राय दे रहे थे। तो इससे ज्यादा और सिस्टम कितना कंप्रोमाइज करने की कोशिश हो सकती है? तो लेकिन इसमें एक मसला है ना, अगर आप ये कहते हैं कि वो ये एक्सेप्ट ना करें, जस्टिस याया आफरीदी ये पोजीशन एक्सेप्ट ना करें, तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, फिर तो चीजें उस तरीके से फिर आगे जा ही नहीं सकेंगी। नहीं, देखें, जस्टिस याया की अगर बात की जाए ना तो हम तो पहले दिन से बड़ा मौक़िफ़ क्लियर रखते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जस्टिस याया वो जो हैं वो हमारे मंजूर नज़र नहीं है या मंसूर साहब हमारे मंजूर नज़र हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि असूल की बात है, एक तरीकाकार बना हुआ है, उसके तहत सीनियर जज जो है उसको चीफ जस्टिस होना चाहिए। और अगर कोई अपनी मंशा के लिए कि वो जज उसे पसंद नहीं है और एक आइन के अंदर उसको डिरेल करना चाहता है और उस प्रोसेस को ही खत्म करना चाहता है, तो ये गलत बात है। और वही हुआ कि आपने देखा कि पूरी दुनिया ये कह रही थी और जब से ये अमेंडमेंट्स का ख्वाब देख रहे थे या एक प्रपोज करने की कोशिश कर रहे थे, और वो रास्ता जिस तरह से उन्होंने रोका, कल उन्होंने साबित कर दिया कि हमने वाकई प्लान के साथ रोका है और पूरी दुनिया देख रही है। नहीं, मगर अब इसमें एक मसला है ना, जब आप अगर आप ये कहते हैं कि आपको जस्टिस याया आफरीदी साहब की ज़ात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उन्हें कॉम्पिटेंट भी मानते हैं, पहले तो ये बताएं आप मानते हैं उनको कि वाकई वो कॉम्पिटेंट जज हैं,
अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई है, गवर्नमेंट उनको ले आई है, तो एक अच्छे जज को लेकर आई। देखिए काजी फैसल साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई थी ना, उस वक्त भी आपको याद होगा तो हमने बड़ा इस चीज को कहा था कि हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी जमात को नहीं टारगेट करेंगे या किसी जमात की सपोर्ट में नहीं होंगे, बल्कि वो इंसाफ मुल्क की अवाम को देंगे। लेकिन आपने देखा कि आप पीटीआई के हक में कोई बोलने वाला साहबी भी था, उसको भी नहीं इंसाफ दिया गया। तो ये जो सिलसिला है ना, ये नहीं होना चाहिए। और हम अब भी यही कहते हैं कि बेशक उनकी जो है वो प्रोसेस उसके ऊपर हमें है, लेकिन उनके नाम के ऊपर कभी भी इतराज नहीं था कि वो कोई गलत आदमी है, या कोई हम इस तरह से कहते थे कि नहीं जी नहीं वो हमारे मंजूर नजर नहीं है या हमें कोई तकलीफ है। बल्कि हम कहते हैं कि जो एक आइन है उसको क्यों डिरेल किया जाए, जो एक असूल तय हुए हैं, जो ज़ाब्ता तय हुआ है, जो एक तरीकाकार बनाया गया, उसमें एक मसला है ना पंजोता साहब। जब आप ठीक है, उसूल वाली बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, उसूल यही अडॉप्ट करना चाहिए कि मेरिट हो। लेकिन अब मसला ये है ना कि जब आप ये कहते हैं कि जी आपको उनकी ज़ात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन साथ में जब आप ये कहते हैं कि एक उसूल हुकूमत ने नहीं अपनाया और जैसे तरमीम करके कर दिया है सारा कुछ, लेकिन इससे फिर एक इम्प्रेशन ये मिलता है कि आप अगर इनको अभी एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके भी कोई जज मंजूर नज़र थे, आप चाहते थे, पर्सन स्पेसिफिक थे कि इन्हीं को बनना चाहिए। नहीं देखिए, बात यह है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब की जो है वो तैनाती हो रही थी, तो उस वक्त हमने तो नहीं कहा कि वो क्यों बन रहे हैं। 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया और आपने देखा कि 3 दिन पहले जाकर चीफ जस्टिस का क्यों नोटिफिकेशन हो रहा है। 3 महीने कहाँ और 2-3 दिन कहाँ। उसके पीछे बदनीति ये थी कि आपने रास्ता जो है रोकना था कि वो जो मंसूर हैं वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि वो इंसाफ नहीं, मगर आप उस वक्त ऑब्जेक्शन कर नहीं सकते थे ना। उस वक्त फॉर्मूला सीनियरिटी बेस का था ना, फॉर्मूला अमेंडमेंट वाला नहीं था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हालात मुख्तलिफ हैं। आप उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कैसे जा सकते थे? उस वक्त तो सीनियरिटी बेस्ड थी और वो मोस्ट सीनियर जज थे। नहीं देखें, वही बात है ना, एक इतराज तो करते हैं हम कि जनाब ये आने वाले हैं या इनको नहीं आना चाहिए या इनको फारिग करना। कहीं आपने कोई जुमला सुना जब वो आए? मगर आप उन पे ऑब्जेक्शन कैसे करते? आप उन पे ऑब्जेक्शन कैसे करते? सीनियर मोस्ट थे, कानून भी यही कहता था। देखें, अब भी अगर आप देखें तो आपके सामने बड़ा वाज़ेह नजर आ गया है कि सीनियर जज तो वही थे। तो अमेंडमेंट्स क्यों लाएगी? अमेंडमेंट्स इसीलिए लाएगी ना कि उनको हटाना था या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वहां पर बनाना था, ताकि हाई कोर्ट में बनाना था, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक मुल्क चल सके। और सिलेक्ट वो लोग कर रहे हैं, वो कैसे? देखें, मिसाल के तौर पर मेरा एक आपके साथ इंटरेस्ट क्लैश करता है और मैं फॉर एग्जांपल, आप जुडिशरी हैं और मैं एक आम वर्कर हूँ, आदमी हूँ, ठीक है जी। मैं एक ओहदे पर बैठा हूँ, मेरे पास वजारत है, मैं वजीर आजम हूँ। अब आप जुडिशरी जो है मुझे चेक ही नहीं कर सकती, क्योंकि लगाने वाला जब मैं हूँ तो मैंने अपनी मर्जी का मंजूर नजर लगा देना है जज। तो फिर उसने आपको क्या चेक करना है? आपके खिलाफ क्या करना है? तो आपने तो अपने लिए क्लीन चिट ले ली। बाकी जितने भी हैं वो आप चाहते हैं कि आप मुल्क आपके मुताबिक, बेसिकली इनके मुताबिक भी नहीं, पीछे डेफिनेटली जो इनको लाए हैं फॉर्म 47 के मुताबिक। अब सारा आपने मुक्तदरा को सारी चेंज दे दी है कि मुक्तदरा ही फैसले करेगी जिसको जो है वो चीफ लगना है, किसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर बैठना है, और वो जो कठपुतली बैठाए जाएंगे उनके जरिए वो फैसले करवाए गए। लेकिन हम कहते हैं कि कल सर वो तो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए, एक लॉन्ग कंसल्टेशन के जरिए लाए हैं, और हम तो देखें आईनी तरीकाकार से लाए हैं। इससे पहले तो जब पीटीआई की हुकूमत थी, जजेस डैम बना रहे थे या फिर जजेस जो है वो बहुत इंटरवेंशन कर रहे थे एग्जेक्टिव के मैटर्स में जब हम हुकूमत में थे। उसके बाद पीटीआई ने तो जुडिशरी के साथ मिलकर माजी में हमें जो है वो, या जुडिशरी ने इटसेल्फ भी, पीटीआई के अलावा भी एक हिस्ट्री है जिसमें पार्लियामान को अंडरमाइन किया, उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब से इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं ऑन लॉ एंड जस्टिस। बैरिस्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो अपॉइंटमेंट है उसमें मेरिट क्या रखा गया है? मतलब लाइक फिटनेस को ज़्यादा देखा गया है, सीनियरिटी को देखा गया है, किन चीज़ों को फोकस करके आप लोगों ने ये फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी जो भी पार्लिमानी कमेटी ने जो डिलिब्रेशंस की, वो मैं क्योंकि उसका हिस्सा तो नहीं था,
लेकिन जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है पूरा जो रिकॉर्ड था वो लॉ मिनिस्ट्री से इन तीनों कैंडिडेट्स का वहाँ पे कमेटी के सामने प्रेजेंट किया गया और कमेटी ने उस पर डिलिबरेट जब किया तो इन माय वेरी बेसिक व्यू आपको ये बता सकता हूँ कि उनके तमाम तर एजुकेशनल एक्लेट्स या क्रेडेंशियल्स, उनकी रीसेंट पास में जो जजमेंट्स हैं वो, और उसके साथ जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल अपने अपने जो सूबों में या सूबाई हाई कोर्ट्स में, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में कि पेशावर हाई कोर्ट की बात करें, लाहौर हाई कोर्ट की बात कर लें, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, इन जनरल ओवरऑल रेपुटेशन जो है देखा गया है इन तमाम चीज़ों को। आई थिंक इसमें डेफिनेटली एक कंसिडरेशन शायद ये भी ज़ेर गौर हो सकती थी होगी, बिकॉज़ मैं तो उसमें पार्ट नहीं था, बट आई एम श्योर कि उनकी एलिवेशन जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हुई तो उसमें भी डिले था। जनरली स्पीकिंग साकिब निसार साहब के टाइम पे उन्होंने आउट ऑफ टर्न जो है एक और जज साहब को, और बारी भी नॉर्मली इन्हीं की बनती थी, तीन सीनियर मोस्ट जजेस में से जो एक जज जी, तो वो उस चीज़ का भी आई थिंक कराची से लाया था जी बिल्कुल जी। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये कोई एक इतनी वैलिड कंसिडरेशन होगी उनके सामने। मेरे ख्याल से जो रीसेंट पास्ट में जो 2 डिसीजंस हैं या 2-4 डिसीजंस जो रीसेंट पास में हुए हैं उस हवाले से भी देखा गया होगा। रीसेंट पास में एक इख्तलाफी नोट भी आया है, डिसेंटिंग नोट तो बेस नहीं बना। आई थिंक कि देखें आइन और कानून के मुताबिक जज साहब अगर फ़ैसले देते हैं और उनके फ़ैसले ही बोलते हैं, मेरे ख्याल से अगर एक तो ये क्रेडिट जाता है पीटीआई को कि उन्होंने एक जज साहब को ओवरली पोलिटिसाइज़ किया है, और इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने उनकी फैमिलीज़ ने और दीगर पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि एक वेल रिप्यूटेड जज को, वेल रिप्यूटेड जज, और उनका जो है वो करियर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो एब्सोल्युटली, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कमेटी जो है वो उनको भी बहुत प्रॉब्लम आई होगी कमेटी को, एंड आई एम श्योर बिकॉज थिंग इज़ कि ऑल 3 ऑफ देम वर स्टेलर चॉइसेस, ज़बरदस्त चॉइसेस थी अपने तमाम तर क्रेडेंशियल्स के हवाले से। लेकिन कैन वी से दिस दैट योर गवर्नमेंट इज being trapped by PTI because I wouldn't say that. इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स वाले जज जो हैं उनसे आप लोग भी डिफेंसिव हो गए? नहीं, आई थिंक कि जो एक कंसिडरेशन शायद उन्होंने देखी होगी मेरी एनालिसिस के मुताबिक, तो जो 2 या 3 फैसले भी हाल ही में आए हैं जो बड़े पोलिटिसाइज फैसले हो गए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले जज साहिबान को करने चाहिए, एंड विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रह के ही उन्होंने फैसले करने होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है एंड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट्स 3 डेज़ कि आपने 3 दिन के अंदर एक सियासी जमात को ज्वाइन करना है और एक दफ़ा बयान हल्फी दी है तो वो वापस नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में जो आपने देखा कि रिजर्व सीट्स के हवाले से behind this decision? देखें ये कहा जा सकता है, लेकिन मैं 100% नहीं कह सकता। आइन और कानून में तो ये वाज़े तौर पे लिखा है 3 दिन है, वो 15 दिन कहाँ से अखज़ किए गए, मेरी भी ये लीगल नॉलेज में तो ये चीज़ मुझे, या कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में तो ये मैंने नहीं देखी कि 15 दिन कहाँ पे हैं। अगर आइन और कानून से बालातर होकर कोई फ़ैसला दिया गया है तो दिस कुड हैव बीन अ रीज़न एज़ वेल। उसके अलावा री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 63A का फ़ैसला है, और अभी हाल में ही उसकी रिव्यू जब था तो उसको रिस्टोर किया गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। जब 63A का फैसला दिया गया तो उस टाइम वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ था, बट 63A पे तो उन्होंने उसके खिलाफ फैसला दिया। किस पे? मंसूर अली शाह साहब तो अगेंस्ट नहीं, उस पे जो फैसला जो डिसीजन आया था, खैर उसमें आई थिंक ये डेफिनेटली पॉलिटिकल डिसीजंस तो कंसिडरेशन नहीं होंगे, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले किए गए उस हवाले से ये ज़रूर देखा होगा कि इफ़ समबडी हैज़ एक्चुअली ट्रांसग्रेस्ड and has gone over and beyond the constitutional provisions, और उनको ऐसी इंटरप्रिटेशन दी जो आइन और कानून में जिसकी मिसाल नहीं है। राइट, नईम पंजोता साहब वो कह रहे हैं कि हमने मेरिट को फॉलो किया है और हमने कोशिश यही की है। ज़ाहिर कुछ हवाले दे गए वो अपनी गुफ्तगू से, बैरिस्टर साहब बता गए हमें इशारे में कि क्या रीजंस रहे भी हैं, लेकिन आप लोगों को खुद भी ये फील नहीं हो रहा कि आप एक बड़े वेल रिप्यूटेड जज साहब जिनकी बड़ी अच्छी पोजीशन रही है, अपनी जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए उनको उस स्टेज पे ले गए जहां पर उनका अपना मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और गवर्नमेंट को या पार्लियामान में मौजूद पार्टियों को अलाइंस बनाना पड़ा इस अमेंडमेंट के लिए, और अपने आप को जो है वो इस सारी सिचुएशन से सेव करने के लिए अमेंडमेंट लानी पड़ी कि फ्यूचर में कोई ऑडिट ना हो जाए, कोई और मसला ना हो जाए, और
आपको खुद भी कुछ हासिल नहीं हुआ और जज साहब को भी जो है वो आप लोगों ने निशाने पे ले आए? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है। जहाँ बात है तो कह रहे हैं रसूल की बात है, कानून की बात है, कायदे की बात है, तो जहाँ ये सारी बातें रखी गई हैं वहाँ अगर आप देखें तो पूरी इस पाकिस्तान के अंदर जितने शहरी हैं, जो आवाम है, उसकी क्या राय है। यहाँ हर वकील को आके चेक कर लें, हर वकील से बात करके चेक कर लें, तो वो बताएगा आपको कि आइन के 3 सतून हैं जिसके मुताबिक मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया अलग अलग है, रियासत के सतून। लेकिन फिर मैं कल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं शहजाद शौकत साहब, मैं उनको सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ठीक है कि ये बेहतर तरीके से तरमीम हो सकती थी, ठीक है इसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि है तो बहरहाल आईनी तरमीम, आप इसके अगेंस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट या आप उसके खिलाफ सड़कों पे, और वकला हमें डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ बार से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, और तो ये 2007 वाली जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट का माहौल नहीं दिख रहा, वकला डिवाइडेड है। नहीं, असल बदकिस्मती से जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट या जो बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान हैं, वो ज़्यादातर इस वक्त जो है वो हुकूमती या इत्तेहादी जो बेंचेस हैं उनके साथ जो है वो खड़े हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। अगर ओवरऑल तादाद देखी जाए पूरे मुल्क के अंदर, अगर देखा जाए कि आम वकला जो हैं उनकी क्या राय है, तो वो आपको राय मुख्तलिफ आएगी, बल्कि वो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह कहेंगे कि हम किसी सूरत नहीं चाहते कि अदलिया को कंप्रोमाइज़ किया जाए। अगर आप देखें तो इस टाइम के ऊपर वो लोग जिनकी अपने हल्के जो है इस वक्त इलेक्शन पिटीशन दायर हुई हैं और जो 50-50 हज़ार से हारे हुए थे, वो मामला पेंडिंग हैं, और जहाँ 17 सीटों वाले हैं उनको 116 या 17 सीटें जाकर देगी। मगर पंचोतर साहब आप करेंगे क्या? देखें, आपको स्ट्रीट पावर दिखाने पर डिफीट हुई है। मैं लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। मुझे बताएं, आप पॉलिटिकल पावर्स जो होती हैं वो स्ट्रीट पावर, स्ट्रीट एजिटेशन का उनका एक बेस होता है, दूसरा उनका एक बेस होता है पार्लियामान, तीसरा वो लीगल साइड से अपने लिए रिलीफ, जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली रहा है कि सारे डर्टी लॉन्ड्री जो है वो जुडिशरी में गई है और फिर जो कुछ हुआ है रेस्ट इज द हिस्ट्री। मुझे ये बताएं, आप करेंगे क्या? मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आप ये जो 2 ऑनरेबल जजेस हैं, सीनियरिटी में जो 3 थे अब 2 रह गए, तो इन 2 को आप क्या मशवरा देंगे कि ये कंटिन्यू करें या रिजाइन कर दें? और एजिटेशन भी, आप स्ट्रीट पावर भी अपनी नहीं दिखा सके, आप पार्लियामान में भी नहीं थे, मुसव्विदों पे बैठे डिस्कशन की, लेकिन आप वोट में भी नहीं थे। अब आपके पास सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? क्योंकि अब तो सच्ची बात है, आपके अपने लोग कहते हैं आपकी धमकियों से अब कुछ असर नहीं पड़ रहा। नहीं देखें, एजिटेशन की अगर बात की जाए तो अभी मैं आपको गुजारिश कर चुका हूं कि 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त भी हमारे जो डी चौक आए थे वो इस वक्त भी कैद हैं, और जहां आपने देखा कि वजीर आला हाउस जिस तरह हमला किया गया, वहां पर हमारे अभी भी 2 मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं। और ये जो सिलसिला है, ये तो सिलसिला पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हुआ, और हमने तो आप तो बड़ी दिलेरी के साथ फेस करते रहे, लेकिन आपके सीएम चाइना चौक से लेफ्ट लिया, आगे पेशावर चले गए। आप तो आपने तो बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट किया, हम देखते रहे, अपने वर्कर्स के साथ आप खड़े रहे सड़क पर, आपके जैसे कुछ और लोग, बाकी लीडरशिप तो गायब थी, सीएम भी चले गए, लेफ्ट टर्न मारा, उसके बाद से गायब। मतलब ये प्रोटेस्ट तो उस तरह इंप्रेसिव नहीं रहा ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि सारे निकल के आए, सारे। उससे पहले भी आपने देखा कि गौर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जब पिंडी एहतजाज था, सलमान अकरम राजा को किया गया था। किसी बंदे को यहाँ पर एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं माचो मैन बनने की जरूरत नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म ये कोई मतलब प्लान करने की जरूरत है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ आगे जाना होगा, ये डिजिटल यूट्यूबर्स इनके मशवरों से पार्टियां नहीं चलती। जरा मुझे जरा क्विकली इसका आंसर कीजिएगा, फिर मैंने बैरिस्टर साहब के पास दोबारा जाना है कि आप क्या मशवरा देंगे जो 2 जजेस हैं उनको, क्या उन्हें रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? 2 जजेस जो हैं, मैं तो नहीं कहूंगा कि उन्हें किसी को भी जाना चाहिए, और जंग जो है वो लड़नी चाहिए, मैदान के अंदर जो है वो लड़नी चाहिए, और हाँ बिल्कुल लड़नी चाहिए। राइट, फेयर इनफ, पॉइंट टेकन। सो व्हाट इज योर सजेशन? आप लोग क्या चाहते हैं? मेरे लिए बड़ी मजे का खेज बात है, मेरे भाई हैं, वकील हैं, जजेस की आपस में कौन सी जंग होती है? वो तो दोनों लॉ फर्म पार्टनर्स हैं, एंड आई एम श्योर दे वर बोथ अंडरस्टूड। किसी एक में, अगर दोनों में से किसी एक की कंसिडरेशन हो रही है तो आई थिंक इट्स नॉट ऑफ फाइटिंग, ये इस पे लड़ाई करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस तरह के आपने लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में जब 3रे नंबर के जज साहब को एलिवेट कर दिया और वो उनको बना दिया कंसिडर करके, इसी सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, देन बाकी 2 जजेस तो काम कर रहे हैं
और उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो ये भी काम करेंगे और कोई ऐसी बात नहीं। ये ओवर पॉलिटिसाइज कर दिया पीटीआई ने, आप कह रहे हैं जजेस में वहां कोई देखिए जजेस में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, और ये इस डिसीजन को तो इतना सेलिब्रेट किया गया है। केपी बार काउंसिल ने जितनी उनकी हाई कोर्ट की जो पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, केपी में हमारी हुकूमत है। मुझे ये बताया ना कि मैं और ये तो बस ये थे वकील और पॉलिटिशियंस होने के नाते किसी एक पार्टी के मेंबर तो हो सकते हैं, पार्टी को सपोर्ट तो कर सकते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की बात करें, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें, आप दीगर सूबों की बार एसोसिएशंस की बात करें, जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और लाहौर बार एसोसिएशन, मतलब ये तम सब बार एसोसिएशन से इतना ज़्यादा उसको सेलिब्रेट किया। उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा फैसला है, खुशाइंद फैसला है, एंड हम इसको वेलकम करते हैं। एंड इट्स अ टर्निंग पेज इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर चैलेंज होगी तो कैसे होगी, किसके पास जाएगी, फैसला कौन करेगा? देखिए, अब पहली बात यह कि 239 सब आर्टिकल 5 के तहत आइन का जो 239 आर्टिकल है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी रीजन व्हाटसोएवर। यहाँ पे ये तो क्लियर है, लेकिन कुछ पास प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं दीगर ममालिक के जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कॉल एंड क्वेश्चन किया गया। बांग्लादेश में गालिबन एक दफ़ा हुआ, फिर इंडिया में भी हुआ, यहाँ पे भी जब एक दफ़ा आई थिंक कि वो 21वीं तरमीम थी वो आई थी, और उसमें अदालत ने एब्सटेन किया था। उन्होंने कहा था हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं। लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर तो ये आइन के बुनियादी ढांचे के मुखालिफ है या मुतरादिफ है तो उसमें फिर डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सा, ये मुझे बताएं कि आइन के बेसिक ढांचे से तो कोई तसादम नहीं है इस चीज़ का। इसमें पहले भी आप देखें जब बरतानवी हुकूमत थी यहाँ पे, जब हमारी इंडिपेंडेंस नहीं थी, तब कौन जजेस अपॉइंट करता था? उसके बाद फिर प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल थे, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट हुए, तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो 96 के बाद दुनिया पूरी में है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। और उसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात है, इस चीज़ को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि माइनॉरिटीज़ में से, ख़वातीन में से एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दी है, उस चीज़ को कोई नहीं देख रहा ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी आई है। ये अब जाएगी कहाँ, टेक्निकली जरा समझाएं ना। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो हो चुकी है गालिबन, बट सिंस दिस पर्टेन्स टू कॉन्स्टिट्यूशन और आईनी तरमीम भी हो चुकी है, आई डोंट सी दिस। अब अगर जाती भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन में जाएगी और वहाँ से फिर रेलेवेंट बेंच के पास ही जाएगी और उसका जो भी फैसला वो जो लोग इस प्रोसेस के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेंगे या वो बेंच होगा, उन्हीं के पास ही मसला चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के पास जाएगी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस डिवीजन का होगा, तो फैसला उन्हें अपने हक या अपने खिलाफ करना होगा, वो उन्होंने देखना है। अब बात ये है ना कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ऑफ द जजेस, बाय द जजेस, फॉर द जजेस, ये जब हो रही थी दुनिया पूरी में, उसमें एग्जीक्यूटिव इनपुट है, एग्जीक्यूटिव की जो 2 सेंट्स हैं वो हैं, हर जगह है, और उसमें तो कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जुडिशल मार्शल लॉ जो लगा हुआ था 96 के बाद, 97 के बाद, जब से ये अल जहाद ट्रस्ट केस का फैसला फरमाइशी पिटिशन पे आया, तो मैं तो उसको जुडिशल, आउटराइटली जुडिशल मार्शल लॉ कहूँगा, क्योंकि वो इदारा सिर्फ अपने अंदर खुद ही अपने अपने मनपसंद चेंबर से, जो एक सर्टन क्लास या सर्टन स्टैचर के चेंबर्स थे, वहीं से हो रही थी। आप वकला से पूछें, आप पंजोता साहब से पूछ लें, वकील है ना, आप ये इनको बताएं कि ये हाई कोर्ट के जज बनने के लिए अगर ये किसी ऐसे नामवर चेंबर से नहीं ताल्लुक रखते या किसी जज साहिबान के साथ इनके ताल्लुक नहीं है, तो क्या ये एलिवेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जी पंजोता साहब, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, ये गलत बात है, मेरा ख्याल में वजाहत करनी चाहिए थी कि आप जज बनने के लिए आपको किसी का बिल्कुल जो है वो मंजूर नजर होना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर है, कोई वजीर है, कोई किसी जमात का एमएनए है या एमपी है, जिसकी बात जो है वो आगे इक़्तिदार में आने वाली होगी, इक़्तिदार में बैठी होगी, तो वो उसकी ताबेदारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस को आपने बिल्कुल अपने दर पर कर दिया कि वो 3 जजेस भी आपकी तरफ देखते रहें कि अब किसका नंबर लगेगा, किसकी बारी आएगी कि वो इन 3 में से चीफ जस्टिस बन सकेगा। ये एक असूल तय हो चुका था कि इस चीज को ही खत्म किया जाए कि सीनियर जज जो है वो होगा, और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, बहुत ज्यादा। तो ये कहां पर स्ट्राइक डाउन होगा, ये तो समझा दें जरा। नहीं, ये जो देखें, जो आईनी तरमीम की गई हैं, मैं ये समझता हूं कि ये जहां लीगल मामला है, लीगल मामले की हद तक जरूर चैलेंज किया जाएगा, लेकिन उसमें हमारी लीगल डिस्कशन हो रही है। लेकिन अगर लीगल डिस्कशन फाइनल होने के बाद अगर पिटीशन हमारी तरफ से भी दायर की जाती है, तो ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसके पास ही जाएगा, जो इनकी तरफ से बनाया जाएगा।
तो मैं समझ रहा हूं कि वहां पर शायद कोई खातिर खा रिजल्ट ना मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ लेकिन अगर देखें ना, अब दो सूरतें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो 2/3 मेजॉरिटी से ही आप चेंज कर सकेंगे दोबारा, साथ में आपको रिलीफ दूसरा मिलेगा अगर अदलिया उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। अब ये स्ट्रीट पावर से तो ये नहीं मसला हल होगा ना कि अगर आप बेशक 1 लाख बंदा भी ले आए तो आईनी तरमीम तो लाख बंदा सड़क पे बैठ के नहीं रिवर्स करा सकता। नहीं देखें, अगर आप देखें तो जिस तरह आइन को डीरेल किया गया था, आइन को चेंज किया गया था, तो उस आइन जो हुए थे 2 दफा, उसमें मार्शल लॉ लगा और फिर यही मामला हुआ कि उस आइन को खत्म करना पड़ा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इस वक्त भी जो लावा तपा हुआ है वो आप देखेंगे तो वो मामलात को आप कह रहे हैं मार्शल लॉ इमरजेंसी की तरफ ले जाएगा हालात को, अगर सड़कों पे लोग निकल आए। देखिए जो हालात हैं, हालात को अगर देखा जाए, हालात को देखते हुए हम तो बिल्कुल अपनी तहरीक जो है पुरअमन तरीके से, पहले भी हम पुरअमन रहे, हमने पुरअमन तरीके से जदोजहद करनी है और हम करेंगे। जहां तक वकला की बात है तो वकला के अंदर भी लावा तपा हुआ वकला निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे, एहतजाज भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। सर लेकिन मेरा सवाल देखें ना, ये वकला के पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत से रिलीफ मिलना, दूसरा अमेंडमेंट के जरिए अगर कोई चीज चेंज हो जाए। आप कह रहे हैं हुकूमत को आप मजबूर कर देंगे कि वो इतना प्रोटेस्ट हो कि वो अपनी अमेंडमेंट चेंज कर ले। सर मुझे बताएं कि क्या ऐसा कोई प्रेशर अगर बिल्डअप होता है, कोई इरादा है गवर्नमेंट का कि पीछे हट जाएगी अगर वकला निकल आए सड़कों पर? देखिए वकला की मैं ऑलरेडी आपको आदिल साहब बता चुका हूँ कि वकला की जो इलेक्टेड बॉडीज हैं, हाँ वो बात हमारी, तो आपके ख्याल में वकला आई डोंट थिंक सो। वकला वो है, वकला है जो सियासी जमातों के नुमाइंदे बने हुए हैं। इन दिस केस पीटीआई के जो वकला हैं, जो शायद सेनेटर भी हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं, वो वकला निकल रहे हैं और वो निकल रहे हैं अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए। वकला को वो प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज जुडिशरी का वकला के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आपका इलेक्शन है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, वहाँ पे आप देख लें, वो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, लोग अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आमिर खान साहब कह रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो वकला किधर है। देखें वो नज़र आ जाएगा बिल्कुल, और वो क्लोज कॉन्टेस्ट है, बट ऑफ कोर्स यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि यू कंटेस्ट नॉट प्रिसाइसली टू विन द इलेक्शन, लेकिन ये है कि आप कम से कम मुकाबला तो करें ना। जी अब मुझे ज़रा ये बताएं कि चैलेंजेस आपके नज़दीक नई जुडिशरी के सामने क्या हैं और आपकी हुकूमत कैसे मुआवनत करेगी उसमें? देखें जुडिशरी के अपने चैलेंजेस जो हैं, जो उन्होंने इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू एक रोड मैप ज़रूर है कि बैकलॉग उनका जो केसेस का है वो कम होगा, केसेस का डिस्पोजल जल्दी होगा, लोगों को इम्प्रूव्ड एक्सेस टू जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी फर्दर प्रोटेक्शन होगी थ्रू दिस, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इंश्योर करेंगे कि उनके जो आइनी हकूक़ हैं पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी शहरियों के, उनको जो है प्रोटेक्ट करना। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आ रही? इट्स ऑन द कार्ड जी, बिल्कुल इट्स ऑन द कार्ड। और हाउ लॉन्ग इट विल टेक? प्रोबब्ली टाइमलाइन में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, नो आई डोंट थिंक इट्स दैट अर्जेंट या कोई ऐसी वो अर्जेंसी है। हाँ, जब कंसेंसस डेवलप होगा, एक स्टर अप करेंगे हम कॉन्वर्सेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स, जो हमारी जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, और इनको भी, क्योंकि ये तो कमेटी में आई नहीं और बाकी सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, तो ये इनको भी पार्ट होना चाहिए। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी सियासत को एक स्टेप पीछे करके मुल्क की बेहतरी के लिए अगर हम सोचेंगे, मुल्क की मईशत के बारे में सोचेंगे, मुल्क में इस्तेकाम के बारे में सोचेंगे, तो आई थिंक। और वो अमेंडमेंट्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं जो हो सकती हैं? देखें ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैं अभी पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लाइकली है कि क्रिमिनल लॉ पे, सिविल लॉ, देखिए क्रिमिनल लॉ पे तो हमने ऑलरेडी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें हमने ऑलरेडी तकरीबन उसके 80-90 के करीब सेक्शंस हैं, हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हुई हैं, उसमें बेहतरी है। और उसमें भी ये भी चीज़ें हैं कि अगर मिसाल के तौर पे थाने में ही केस को डिस्चार्जगी का बनता है तो वहीं पे बन जाए, बजाय इसके कि वो अदालत में जाएं और अदालत में फिर टाइम का ज़िया हो और फिर जज डिस्चार्ज करे, पर्चा अगर बनता ही ना हो, और इट्स एंड सो फोर्थ की काफ़ी डिटेल्ड एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें। बुशरा बीबी वाले मामले में क्या हो रहा है, रिहा कर रहे हैं या? देखिए वो रिहा हो जाएंगी अगर कोई उनका और मुकदमा नहीं है, और मेरे नहीं ख्याल उनके ऊपर कोई और मुकदमा है। रोपकार आम रूटीन में ये भी वकील है, मैं भी वकील हूँ, एक दिन हो जाती है लेट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट नईम साहब, I have to close this segment. नहीं देखें, जहाँ बात है बीबी साहबा की, क्योंकि 1 मिनट के अंदर उनके ही टॉपिक जो है वो क्लोज हो सकता है, उनके ऊपर 4
अगर देखा जाए तो तोशा खाना के 4 केस बनाए गए, लेकिन बीबी साहबा की हद तक देखा जाए तो 3 मुकदमात बनाए गए और एक जुर्म के ऊपर। अब नवाज शरीफ या कोई भी जिनके ऊपर मुकदमात थे, मुझे बता दें कि गाड़ियों को था फॉर एग्जाम्पल कि आप तोशा खाना से नहीं ले सकते, तो मुझे दिखाएं कि कोई 8-10 दफा उनका मुकदमा चला हो, एक नहीं चला, तो उनके ऊपर एक ही किस्म के दोबारा वही मुकदमात एक ही जुर्म के ऊपर एक ही। पहली बात है बट वो कह रहे हैं बैरिस्टर साहब, कह रहे हैं एक आध दिन, आप भी वकील हैं, पता है लग जाता है रूपकार जारी होने में, तो वो एक आध दिन में जारी हो जाएगा अगर कोई और केस नहीं है तो। थैंक यू सो मच। नहीं मैदर पंचोता साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप दोनों का बहुत। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है या हिंदुस्तान इसमें क्या करने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद पे बात होगी। पाकिस्तान की ब्रिक्स में शमूलियत की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। भारत जो पहले हिचकिचाहट का शिकार था, अब रूस के दबाव में आकर अपना मौकिफ नरम कर सकता है। ब्रिक्स की सरबराही कॉन्फ्रेंस काजान रूस में शुरू हो चुकी है, जहां नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने उनके दरमियान एक अहम मुज़ाकरात के बाद ये कयासाराइयाँ जोर पकड़ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द ही इसका अहम ग्रुप का रुकन बन सकता है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने पहले ही ब्रिक्स के ज़्यादातर ममालिक के साथ गर्मजोश ताल्लुकात का हवाला देते हुए उम्मीद का इजहार किया था। अहम मोड़ सितंबर में आया जब रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ने इस्लामाबाद के दौरे के दौरान पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत का ऐलान किया। भारत और चीन के दरमियान सरहदी मुज़ाकरात में बेहतरी भी इस बात का एक इशारा दे रही है कि भारत का मौक़िफ़ मज़ीद नरम हो सकता है। चीन की पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुकात भी ज़ाहिर किसी से ढके छुपे नहीं हैं और उसमें चीन ने अमलन कलीदी किरदार अदा किया होगा। ब्रिक्स ने इब्तदाई अरकान ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के बाद अब ईरान, मिस्र, इथोपिया, मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब को भी इसमें शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने पिछले साल रुकनीत के लिए दरख्वास्त दी थी, अब इन 29 ममालिक में शामिल है जो ब्रिक्स में शामिल होने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की हिकमत अमली बहुत वाज़ेह है। ब्रिक्स में शामिल होकर पाकिस्तान दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करने वाली मईशतों के साथ खड़ा होना चाहता है और आलमी जुनूब में एक अहम किरदार का ख्वाह है। माहिरीन का कहना है कि ब्रिक्स आलमी ताल्लुकात में 3 अहम तब्दीलियाँ ला सकता है। पहला, ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में जमहूरियत को फ़रोग़ दे सकता है, जहाँ ममालिक बराबरी की बुनियाद पर बातचीत करेंगे। दूसरा, यह मगरबी ज़ेर क़यादत निज़ाम के फ़ौजी इक़दामात का मुकाबला कर सकता है, जैसे इसराइल को असलहा फराम करना या चीन और रूस के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना। तीसरा, इसमें सबसे अहम यह है कि ब्रिक्स आलमी मालियाती निज़ाम में डी डॉलराइजेशन की हिमायत कर सकता है, जहाँ ज़्यादा ममालिक अमरीकी डॉलर से हट कर तिजारत करेंगे। सऊदी अरब की अगर मिसाल देखें, जो अब डॉलर के बजाय दीगर करेंसियों में ट्रेड कर रहा है, तेल की तिजारत कर रहा है। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीम मिलकर एक नए आलमी निज़ाम के सुतून बनेंगे। Where you can say a multipolar world is emerging. World moving away from Western dominance और पाकिस्तान इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार दिखाई देता है। क्या भारत पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होने देगा? अगले चंद दिन इस जुग्राफियाई सियासी खेल का फैसला करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।